Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ के सिलसिले का आज तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरसेस को आमतौर पर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिडर किया जाता है। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस बात का क्या मतलब है कि ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं? तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने का मतलब यह है कि इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म वाले ख़ास भी मौजूद हैं, यानी ऑर्गेनिज्म की तरह ही एक्ट भी करते हैं, लेकिन इनकी बॉडी एक कंप्लीट सेल पर भी मुश्तमिल नहीं है। इनकी बॉडी एक कंप्लीट सेल पर भी मुश्तमिल नहीं है। इसका ये मतलब है कि जैसे आमतौर पर एक सेल के अंदर आप देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन लाजमी मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसमें साइटोप्लाज्म ज़रूर मौजूद होता है, और साइटोप्लाज्म के बाद उसमें अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो चलें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा और कुछ ऑर्गेनल ज़रूर प्रेजेंट होंगे जैसे कि राइबोसोम वगैरह। और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो लाजमी तौर पर फिर एक डेफिनेट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक कंप्लीट सेल में ये फंडामेंटल पार्ट्स ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। बट वायरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी एंटिटी है लाइफ की जिसमें ये आपको जो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं किसी सेल के वो नहीं मिलेंगे। तो वायरस को इस वजह से ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो वायरसेस में फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वायरसेस को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, इनको लिविंग बींग्स में शुमार किया जाता है? तो वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक ही करैक्टरिस्टिक है, और वो है रिप्रोडक्शन या फिर रेप्लिकेशन। रिप्रोडक्शन या फिर वायरसेस के केस में इसे रेप्लिकेशन की टर्म से भी कॉल किया जाता है। रेप्लिकेशन के वायरसेस अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी अपनी कॉपीज बना सकते हैं। एक वायरस से दूसरा वायरस, दूसरे से तीसरा वायरस, इस तरह से इनका नंबर इंक्रीज हो सकता है, और ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। अदरवाइज एक्सेप्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस के अंदर और कोई लाइफ कैरेक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, और कोई लाइफ कैरेक्टर मौजूद नहीं है। या यूं समझ लें कि इसमें एक और चीज़ ये हो सकती है कि इसके पास इसका एक जीनोम प्रेजेंट होता है जो इसकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, और वो जीनोम भी वायरस के पास डीएनए या फिर आरएनए दोनों में से किसी एक शक्ल में होगा, दोनों नहीं होंगे। ये डीएनए या फिर आरएनए इनके पास एज अ जीनोम प्रेजेंट है दैट कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस। जैसे वायरस ने किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है होस्ट बॉडी के अंदर जाकर, तो ये चीज़ इसके जीनोम के ज़रिए कंट्रोल होती है। तो आप ये याद रखिए कि वायरसेस के पास इन दो लाइफ फंक्शंस के अलावा कोई और लाइफ फंक्शन नहीं है। वायरस एंटीबायोटिक्स के ज़रिए कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लाइफ फंक्शंस को इनहिबिट करती हैं और ये लाइफ फंक्शंस शो नहीं करता। वायरसेस एक्सट्रीमली स्मॉल एजेंट्स हैं। तो इस तरह की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ आपको वायरसेस में दिखाई देंगी, लेकिन लाइफ से रिलेटेड कैरेक्टर सिर्फ ये दो ही इसके अंदर नज़र आएंगे जिनकी वजह से इसे ऑर्गेनिज्म शुमार किया गया है। लेकिन ये ट्रू ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, इसे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पर कॉल करेंगे। यानी इसका स्टेटस कुछ इस तरह का है कि ना तो ये कंप्लीटली लिविंग बींग्स में शुमार होता है और ना ही ये कंप्लीटली नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड किया जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस से रिलेटेड है। अगर हम किसी वायरस का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो एक वायरल बॉडी में आपको दो पार्ट्स नज़र आएंगे। वायरल स्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो वायरल स्ट्रक्चर में ये जो दो पार्ट्स हैं उनमें से एक को कहा जाएगा कोट और दूसरे को कोर का नाम दिया जाता है। वायरल स्ट्रक्चर, इसमें दो हिस्सों में इसको हम डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड कोट एंड द अदर इज कॉल्ड कोर। कोट दरअसल इसका आउटर पार्ट है, आउटर कवरिंग है इसकी, जिसने इसकी बॉडी को सराउंड किया होता है,
कोट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग, जबकि कोर दरअसल इसके इनर कंटेंट्स होते हैं जो इस कोट के अंदर मौजूद होते हैं। उन इनर कंटेंट्स को कोर का नाम दिया गया यहाँ पे, इनर कंटेंट्स। तो आपने ये याद रखना है कि वायरसेस की बॉडी इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। वायरसेस के पास ये दो किस्म के बॉडी पार्ट्स हैं, एक को कोट और दूसरे को कोर कहा जाएगा। कोट इसकी आउटर कवरिंग है, जबकि कोर इसके इनर कंटेंट्स को कहा जा रहा है। कोट के अंदर फर्दर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, उनमें से एक कैप्सिड और दूसरा एनवेलप। कैप्सिड और एनवेलप ये दो चीजें कोट के अंदर इंक्लूड होती हैं। कैप्सिड कंपलसरी कंपोनेंट है जो तमाम वायरसेस के पास लाजमी मौजूद होता है, जबकि एनवेलप ये एक ऑप्शनल कंपोनेंट है जो कि तमाम वायरसेस के पास मौजूद नहीं है। कुछ वायरसेस के पास एनवेलप मौजूद है, कुछ के पास नहीं है, जबकि कैप्सिड मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। कैप्सिड क्या चीज होती है? कैप्सिड बेसिकली एक प्रोटीन कोट है। दिस इज अ प्रोटीन कोट, प्रोटीन का बना हुआ ये कोट है। दिस प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स। दोज प्रोटीन सब यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमर्स। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स। और ये कैप्सोमर्स क्या होते हैं? कैप्सोमर्स आर द प्रोटीन सब यूनिट्स। कैप्सोमर्स आर प्रोटीन सब यूनिट्स। So these protein subunits combine together to form a protein coat known as capsid. किसी भी वायरस के अंदर नंबर ऑफ कैप्सोमर ये उस वायरस की एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसकी बुनियाद पर उस वायरस को आइडेंटिफाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर एडीनो वायरस एक वायरस की किस्म है। एडीनो वायरस, इसके कैप्सिड में 252 कैप्सोमर्स हैं। और हर्पिस वायरस ये भी वायरस की एक किस्म है और इस वायरस के कैप्सोमर्स की तादाद 162 है। जितने भी हर्पिस वायरस आप देखेंगे उनमें 162 कैप्सोमर्स होंगे और जितने भी एडिनो वायरसेस आप देखेंगे उनमें 252 कैप्सोमर्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से पोलियो वायरस में कैप्सोमर्स की तादाद कुछ और होगी, कोरोना वायरस में कैप्सोमर्स की तादाद कुछ और होगी, एड्स वायरस में कैप्सोमर्स की तादाद कुछ और होगी। तो हर एक वायरस में नंबर ऑफ कैप्सोमर उस वायरस का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसकी वजह से वायरस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कैप्सिड विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर इज द प्रोटीन कोट दैट सराउंड्स बॉडी ऑफ द वायरस। और ये मैंने आपको बताया कि ये लाजमी तौर पर वायरस के पास मौजूद होता है। कैप्सिड की जो शेप्स हैं वो डिफर कर सकती हैं। शेप्स ऑफ द कैप्सिड ये किसी केस में हो सकता है कि पॉलीहेड्रल हो। पॉलीहेड्रल से मतलब है कि मैनी हेड्स पर मुश्तमिल इसकी शेप हो सकती है, या फिर ये कैप्सिड की शेप हेलिकल भी हो सकती है। हेलिकल पॉलीहेड्रल शेप के जो वायरसेस होते हैं उनको समटाइम्स स्फेरिकल वायरसेस भी कंसिडर किया जाता है, स्फेरिकल। और जबकि हेलिकल शेप के वायरसेस को रॉड शेप वायरसेस भी कहते हैं, रॉड शेप वायरसेस। तो दरअसल ये स्फेरिकल या रॉड शेप यानी पॉलीहेड्रल या हेलिकल दरअसल कैप्सिड की शेप्स होती हैं। पॉलीहेड्रल, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीहेड्रल ये इस तरह से सेवरल हेड्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे आप ये इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यूं सेवरल हेड्स आपको नजर आ रहे हैं, एक हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, चौथा हेड, जिस तरह से क्रिस्टल के हेड्स होते हैं ना, तो उसी तरह से ये चूंकि क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इनमें आपको इनका कैप्सिड यूं सेवरल हेड्स पर मुश्तमिल नजर आएगा। सच अ शेप इज कॉल्ड पॉलीहेड्रल। और इस पॉलीहेड्रल में जो मोस्ट कॉमन पॉलीहेड्रल शेप है, दैट मोस्ट कॉमन पॉलीहेड्रल शेप इज आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल एक ऐसी पॉलीहेड्रल शेप होती है जिसमें 20 हेड्स प्रेजेंट होते हैं, 20 हेड्स।
यानी 20 हेड्स पर मुश्तमिल पॉलीहेड्रल शेप को आइकोसाहेड्रल कहा जाएगा। तो ज़्यादातर पॉलीहेड्रल शेप के वायरसेस आइकोसाहेड्रल होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ वायरसेस जैसे आपको बताया कि वो हेलिकल शेप के होंगे। तो हेलिकल शेप का मतलब है वो इस तरह से उनकी बॉडी एक रॉड की तरह यूँ हेलिक्स पर मुश्तमिल होगी, उनका कैप्सिड यूँ इस तरह हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद होगा। तो ये हेलिकल शेप्ड होते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस में ये दोनों शेप्स इकट्ठी एक ही वायरस में भी मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए बैक्टीरियोफेज, अभी हमने आगे इन बैक्टीरियोफेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बैक्टीरियोफेज का आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। बैक्टीरियोफेज में आप देख रहे हैं कि इनकी बॉडी में जो इनका कैप्सिड है वो ना सिर्फ उसमें पॉलीहेड्रल हेड मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ इनके कैप्सिड में हेलिकल पार्ट भी मौजूद है। यानी ये वायरस पॉलीहेड्रल एज वेल एज हेलिकल शेप वायरस है। ऐसे वायरस में जहां पर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मौजूद हों उनको टैडपोल शेप वायरस कहा जाता है। टैडपोल दरअसल ये फ्रॉग का लार्वा होता है। फ्रॉग जब डेवलपिंग स्टेज में होता है तो आपने कभी पानी में वो डेवलपिंग स्टेज में फ्रॉग को देखा हो तो वो फ्रॉग इस तरह के कुछ नज़र आ रहे होते हैं, यूँ टेल होती है और हेड होता है उनका, तो उसे टैडपोल कहते हैं। बाद में वो फ्रॉग बन जाता है। तो ये टैडपोल दरअसल फ्रॉग के लार्वे को कहते हैं। उसकी शक्ल से चूंकि इसकी रिजेंबलेंस है इस वजह से इनको टैडपोल शेप वायरसेस कहा जाता है। टैडपोल शेप वायरसेस, या इनको टी फेजेस भी कहते हैं। टी फेजेस से मतलब यही है टैडपोल शेप वायरसेस। तो आपने देखा कि बैक्टीरियोफेज में पॉलीहेड्रल और हेलिकल दोनों शेप्स यूं इकट्ठी हो गई, जबकि बहुत सारे वायरसेस वो या तो पॉलीहेड्रल शेप के होंगे या फिर कोई दूसरे वायरसेस हेलिकल शेप के होंगे। ये दोनों शेप्स अलग अलग पाई जाएंगी, जबकि बैक्टीरियोफेज में ये दोनों शेप्स इकट्ठी मौजूद हैं। तो इस तरह से आपको कैप्सिड का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कैप्सिड इज द आउटर प्रोटीन कोट विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स विच आर प्रोटीन सब यूनिट्स, और नंबर ऑफ कैप्सोमर किसी भी कैप्सिड के अंदर उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कैप्सिड की शेप पॉलीहेड्रल या हेलिकल हो सकती है। ज़्यादातर पॉलीहेड्रल शेप आइकोसाहेड्रल होते हैं, यानी 20 हेड्स पर मुश्तमिल होते हैं। बैक्टीरियोफेज एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें कैप्सिड पॉलीहेड्रल हेड और हेलिकल टेल पर मुश्तमिल है, यानी ये टैडपोल शेप वायरस है। अच्छा, इसके अलावा आपको कैप्सिड के बारे में एक ये करैक्टर भी बताया था कि कैप्सिड इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ वायरल स्ट्रक्चर, यानी जितने भी वायरसेस हैं दे मस्ट कंटेन कैप्सिड। जबकि एनवेलप इज फाउंड इन सम वायरसेस, मोस्टली एनिमल वायरसेस हैव एनवेलप। एनवेलप क्या चीज है? दिस इज अ लिपोप्रोटीन कवरिंग। वो प्रोटीन कोड था, ये दरअसल लिपोप्रोटीन कवरिंग है। लिपोप्रोटीन कवरिंग, जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन होती है बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक लिपोप्रोटीन कवरिंग है, जस्ट लाइक द सेल मेम्ब्रेन। जैसे आप ये देखिए, ये एग्जांपल आपको दी है HIV की, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV में आप देख रहे हैं कि इसके कैप्सिड के बाहर, कैप्सिड इसका पॉलीहेड्रल कैप्सिड आपको नजर आ रहा है। इस पॉलीहेड्रल कैप्सिड में ये इसके कैप्सोमर्स हैं, ये जो गोल गोल से आपको यूनिट्स हैं, दीज आर द कैप्सोमर्स। और उसके बाहर आप देख रहे हैं कि ये एक एडिशनल कवरिंग यहाँ पर मौजूद है। दिस एडिशनल कवरिंग इज कॉल्ड एनवेलप। एनवेलप के ऊपर ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं विच आर कॉल्ड स्पाइक्स। एनवेलप के ऊपर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स स्पाइक्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्पाइक्स दरअसल ये भी स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, या समटाइम ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर तो ये एनवेलप के ऊपर ये स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे तब तो ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होंगे, लेकिन जिन वायरसेस के पास एनवेलप नहीं होता उन वायरसेस के पास भी स्पाइक्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो स्पाइक्स फिर कैप्सिड के ऊपर ही मौजूद होंगे और वो स्पाइक प्रोटीन इन नेचर होंगे। तो आपने याद रखना है कि ऐसे वायरसेस जिनके पास एनवेलप नहीं है उनके स्पाइक्स उनके कैप्सिड पे मौजूद हैं और वो स्पाइक प्रोटीन इन नेचर हैं। वहां पर जाहिर है कि कोई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट नहीं होगा। लेकिन जिन वायरसेस के पास एनवेलप मौजूद है तो एनवेलप के ऊपर
ये कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होकर प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स इनके पास मौजूद होंगे, जैसा कि आपको ये यहाँ पर HIV की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोनों केसेस में, चाहे ये प्रोटीन कोट के ऊपर, कैप्सिड के ऊपर स्पाइक्स हों जो प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं, या एनवेलप के ऊपर स्पाइक्स हों जो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर हैं, दोनों केसेस में स्पाइक्स वायरस को हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द होस्ट। यानी ये कैसे पता चलता है बैक्टीरियोफेज को कि इसने बैक्टीरिया को ही अटैक करना है, ह्यूमन सेल को अटैक नहीं करना, और HIV को कैसे पता चला कि इसने ह्यूमन सेल को अटैक करना है, इसने बैक्टीरिया को अटैक नहीं करना। तो दरअसल ये रिकग्निशन इसके स्पाइक्स के जरिए मुमकिन होती है। हर वायरस के पास उसके ये जो स्पाइक्स होते हैं वो उसको अपने होस्ट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द स्पाइक्स द वायरस इज कैपेबल टू अटैक अपॉन या टू रिकग्नाइज इट्स होस्ट। ठीक है जी, तो इस तरह से ये स्पाइक का आपने रोल याद रखना है। अच्छा, एनवेलप के बारे में एक और खास बात ये याद रखो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनवेलप इज नॉट द कंपलसरी पार्ट ऑफ द वायरस। ये कुछ वायरसेस के पास मौजूद होगा और कुछ के पास नहीं होगा, जैसे बैक्टीरियोफेज आर नॉन एनवेलप्ड वायरस और HIV इज एनवेलप्ड वायरस। और जिन वायरसेस के पास भी एनवेलप मौजूद होगा, जैसे HIV के पास है, तो HIV का भी ये एनवेलप दरअसल इस वायरस का अपना पार्ट नहीं है। आप ये बात याद रखिए कि ये इसका अपना पार्ट नहीं है। आप कहेंगे कि ये कैसे, यहां पर तो डायग्राम में नजर आ रहा है कि इसके ऊपर ये मौजूद है, तो फिर ये कैसे हम कहेंगे कि ये अपना पार्ट नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि अभी आप आगे चलकर HIV की लाइफ साइकिल भी देखेंगे कि बाज एनिमल वायरसेस जैसा कि HIV जब अपने होस्ट से बाहर निकलने लगते हैं, मिसाल के तौर पर ये होस्ट सेल है उनका, तो इस होस्ट सेल से जब ये वायरस बाहर निकलने लगते हैं तो बाहर निकलते हुए ये होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने ऊपर एनक्लोज कर लेते हैं। यानी ये यहाँ से इधर होस्ट की मेम्ब्रेन में इस तरह से एनक्लोज हो जाते हैं और फिर होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने ऊपर ओढ़कर, जिस तरह से कोई चोर अंदर दाखिल हुआ और उसने घर का सफाया कर दिया और भागते हुए रास्ते में कोई चीज़ नजर आई वो भी उठा के ले गया, तो ये भी यही काम करता है कि हमारे सेल के अंदर दाखिल होकर ये सेल का सत्यानाश कर देता है, और जब ये बाहर निकलता है तो बाहर निकलते हुए सेल की मेम्ब्रेन को अपने ऊपर इनक्लोज करके बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आप याद रखो कि एनवेलप जिनके पास भी मौजूद है, उन वायरसेस में भी एनवेलप उनका अपना पार्ट नहीं होता, ये हमेशा होस्ट मेम्ब्रेन का पार्ट होता है जो कि वायरस खींच लेते हैं बाहर निकलते हुए। इस तरह से ये एनवेलप इनके पास आता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको कैप्सिड और एनवेलप के बारे में। तो ये चीज हमने अभी वायरल कोट के बारे में डिस्कस किया है जो कि आउटर कवरिंग थी। अब हम आते हैं जी वायरल कोर दैट कंसिस्ट ऑफ इनर कंटेंट्स ऑफ द वायरस। अब वो इनर कंटेंट्स क्या हैं? तो वायरस के जो इनर कंटेंट्स हैं, वायरल कोर जिसे हम कह रहे हैं, दैट वायरल कोर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। उन टू थिंग्स में एक तो है इसका जीनोम, वन ऑफ इट्स जीनोम, एंड द सेकेंड वन एंजाइम्स। एक इसका जीनोम है इस इनर कंटेंट में और दूसरा इसके एंजाइम्स हैं। ये जीनोम क्या चीज है? जीनोम दरअसल इसका जेनेटिक मटेरियल है। जीनोम का मतलब है जेनेटिक मटेरियल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा। जेनेटिक मटेरियल यानी ये इसका सॉफ्टवेयर है, यूं समझ लें। जीनोम असल में वायरस अपना जीनोम ही होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करता है और विद द हेल्प ऑफ इट्स जीनोम वायरल अपने कंपोनेंट्स तैयार करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। तो इस तरह से, और ये भी बात याद रखो कि वायरस की बॉडी का कोई भी कंपोनेंट वायरस नहीं बनाता। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि वायरस बनाता है, तो एक्चुअली वो वायरस नहीं बनाता, वो होस्ट सेल बनाकर देगा, लेकिन इंफॉर्मेशन इस वायरस की यूज होगी, सॉफ्टवेयर इसका यूज होगा, हार्डवेयर किसका यूज होगा? हार्डवेयर होस्ट का यूज होगा। जितने भी रॉ मटेरियल है वो सारे होस्ट के यूज होंगे, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन वायरस की यूटिलाइज होगी जब ये होस्ट बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। अभी आपको लाइफ साइकिल में समझ आ जाएगी इस बात की। तो बहरहाल याद रखें कि जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। कभी भी किसी वायरस के अंदर ये दोनों
डीएनए और आरएनए नहीं पाए गए। हालांकि बाकी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो ट्रू लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो कोई बैक्टीरियल सेल ही क्यों ना हो, प्रोकैरियोट्स हों या फिर यूकैरियोट्स हों, दे मस्ट कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स में जीनोम डीएनए पर मुश्तमिल होता है और आरएनए उसको हेल्प करता है एक्सप्रेस होने में, लेकिन यहां पर जीनोम या डीएनए पर मुश्तमिल होगा या फिर आरएनए पर मुश्तमिल होगा। किसी वायरस के अंदर ये दोनों न्यूक्लिक एसिड इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमतौर पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल समझा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में आपने इसको डबल हेलिक्स की फॉर्म में देखा होगा, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। और आरएनए के बारे में आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म इसको कंसिडर किया जा रहा होता है। लेकिन वायरसेस एक ऐसी एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जिसमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ सिंगल स्ट्रैंडेड भी है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ साथ यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिलेगा। और इसी तरह से आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होने के साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी यहां पे आपको मिलेगा। सो ये एक्सेप्शनल केसेस सिर्फ वायरसेस में आपको नजर आते हैं। तो यहां पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। तो ये आपने एक्सेप्शनल केसेस याद रखने, ये आपको वायरसेस में ऐसी एग्जांपल मिलेंगी और कहीं पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया जीनोम जिसके जरिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल होनी है। दूसरा कंपोनेंट इनर कंटेंट्स में या वायरल कोर के अंदर वो एंजाइम्स हैं। एंजाइम वायरस के पास उसकी लाइफ साइकिल को परफॉर्म करने के लिए, यानी वायरस ने किस तरह से अपने होस्ट के अंदर जाकर अपने आप को रेप्लिकेट करना है, तो उसके लिए उसको कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम ये ऑप्शनल कंपोनेंट है, यानी कुछ वायरसेस के पास ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं और कुछ के पास नहीं होते हैं, बट जीनोम मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। लेकिन एंजाइम ये कुछ के पास मौजूद होंगे और कुछ के पास ये मौजूद नहीं होंगे। जब वायरस होस्ट बॉडी के अंदर दाखिल होगा तो वहां पर जाकर वो एंजाइम होस्ट के बॉडी से सिंथेसाइज करवा लेगा या फिर होस्ट के एंजाइम को यूटिलाइज करेगा। और कुछ वायरसेस के पास ये एंजाइम होस्ट बॉडी से बनाने के बाद वो अपने साथ ले आता है और इसके बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एंजाइम वाला जो पार्ट है ये ऑप्शनल या एडिशनल फीचर आप इसका कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा यहाँ पर मैंने अभी बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल आपको कोट की, तो बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम अभी आपको इसकी बॉडी में नजर आएगा। बैक्टीरियोफेज की बॉडी के अंदर जो एंजाइम है उसे कहते हैं लाइसोजाइम। और इसी तरह से अभी आप जब HIV का स्ट्रक्चर देखेंगे आगे चलकर, तो HIV के अंदर 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, एक इंटीग्रेज एंजाइम है और एक प्रोटीएज एंजाइम है। इनके रोल्स अभी आगे चलकर आपको ये जब हम डिस्कस करेंगे HIV की लाइफ साइकिल, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इन एंजाइम्स के क्या रोल हैं। और इसी तरह बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में आपको लाइसोजाइम के बारे में बता देंगे। बहरहाल यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा था कि वायरल इनर कंटेंट्स में, जिसे वायरल कोर कहते हैं, उसके अंदर एंजाइम का जो कंपोनेंट है वो किस तरह के एंजाइम्स पर मुश्तमिल हो सकता है। जैसे ये बैक्टीरियोफेज और HIV की मैंने 2 एग्जांपल्स कोट किए आपको। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये जनरलाइज स्ट्रक्चर वायरस का अंडरस्टैंड कर लिया। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.